आप सभी का आई एग्जाम बी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम EMRS JSA और अकाउंटेंट्स के लिए हिंदी भाषा के प्रश्नों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये टॉपिक है काल यानी टेंस। जिन परीक्षाओं में व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें काल से संबंधित भी प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। काल यानी टेंस, हिंदी में जिसे हम काल कहते हैं उसे अंग्रेजी में कहा जाता है टेंस। तो टेंस क्या होते हैं या काल क्या होता है? हिंदी में जो काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय, यानी वो समय जो क्रिया के होने या करने का बोध कराते हैं उन्हें हम कहते हैं काल। आप परिभाषा इस तरीके से दे सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे हम काल कहते हैं या उसे काल कहा जाता है। अब बात करें कि काल कितने प्रकार के होते हैं, तो जिस प्रकार से हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, वैसे ही हिंदी में जो काल होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं, जैसे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल को हम कहते हैं पास्ट टेंस, इंग्लिश में कहते हैं पास्ट टेंस, और वर्तमान काल को कहा जाता है प्रेजेंट टेंस, और इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं फ्यूचर टेंस उसे हिंदी में कहेंगे भविष्य काल। अब ये तीनों ही जो काल होते हैं जैसे कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इनके भी भाग होते हैं, इनके भेद होते हैं। भूतकाल भी कई प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल भी कई प्रकार के होते हैं और भविष्य काल भी कई प्रकार के होते हैं। लेकिन यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में अंतर होगा। इंग्लिश में जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के सभी के 4-4 पार्ट होते हैं, लेकिन हिंदी में जब इनके भेद पढ़ेंगे तो ये इंग्लिश से कुछ अलग प्रकार से होते हैं। तो हमें इस चीज को याद रख के चलना है कि बिल्कुल सेम नहीं है। जिस तरीके से हम इंग्लिश में टेंस पढ़ते हैं उसी प्रकार से हिंदी में हम काल को नहीं बता सकते हैं। तो इसके भेद कौन कौन से होते हैं, इन सभी के भेद जो हैं वो आगे इस प्रकार से हम पढ़ेंगे, और इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भूतकाल के बारे में। भूतकाल जानते हैं कि भूतकाल जो बीता हुआ समय होता है उसे हम कहते हैं भूतकाल, या कह सकते हैं क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम बीते हुए समय में पूरा हो गया है उसे कहेंगे भूतकाल, अर्थात वो समय जो बीत चुका है उसे हम कहते हैं भूतकाल यानी पास्ट टेंस। और यदि हम हिंदी में बात करें कि हिंदी में भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो हिंदी में मुख्य रूप से भूतकाल के 6 भेद होते हैं, और वो भेद हैं सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मदभूत। और अब हम देखेंगे कि सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल यानी ये सभी जो भेद हैं उनमें क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य भूतकाल की। तो सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? तो सामान्य भूतकाल क्रिया का वह रूप होता है जिससे हमें यह मालूम हो कि काम बीते हुए समय में सामान्यतः पूरा हो गया है। और अगर आपको हिंदी में दिक्कत हो रही है समझने में, तो इसमें वो वाक्य आते हैं जो पास्ट इंडेफिनिट के आते हैं या पास्ट सिंपल सेंटेंस आप कह सकते हैं। ये वो वाले सेंटेंस आपके हिंदी में सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आएंगे। अब उदाहरण की बात करें, जैसे कि मैंने गाना गाया, खिलाड़ी खेलने गए, सीता गई, श्री राम ने रावण को मारा। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं या वाक्य होते हैं वो सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा भेद जो है वो है आसन्न भूत। आसन्न भूत का मतलब होता है, आसन को सबसे पहले हमें समझना चाहिए, आसन का मतलब होता है रिसेंट, यानी हाल ही में, या कह सकते हैं जो काम अभी अभी हुआ हो उसे हम कहते हैं आसन्न भूत, यानी क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि काम अभी अभी पूरा हुआ है उसे हम कहते हैं आसन्न भूत, या वो वाक्य आसन्न भूत के अंतर्गत आते हैं। अब इसके उदाहरण किस प्रकार से हैं? जैसे कहा जाए कि मैं अभी हिसार से आया हूँ। अब इस वाक्य को कहने से हमें ये पता चलता है कि काम तो हो चुका है, वह आ चुका है, लेकिन आया हूँ
अभी अभी आया हूँ, तो काम अभी अभी हुआ है, इसलिए ये आसन भूत के अंतर्गत आएगा। मैंने सेब खाया है, अब खाने की क्रिया हो चुकी है, लेकिन कब खाया है? अभी अभी खाया है, तो ये भी क्रिया आपकी होगी आसन भूत के अंतर्गत। अध्यापिका पढ़कर आई है, तो ये भी आसन भूत का हो जाएगा। मैं अभी सोकर उठा हूँ, ऐसे वाक्य जो होते हैं वो आते हैं आसन भूत के अंतर्गत। अब इसके अगले भेद की बात करें तो अगला भेद है पूर्ण भूत। पूर्ण भूत में ऐसे वाक्य आते हैं जिनकी क्रियाएं बहुत पहले ही संपन्न हो चुकी है, यानी उस क्रिया को किए हुए काफी लंबा समय हो चुका है, उन्हें कहते हैं पूर्ण भूत। या आप कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि काम बहुत पहले पूरा हो चुका है, उसे कहते हैं पूर्ण भूत। जैसे कि पद्मा ने नृत्य किया था, वह दिल्ली गया था। अब दिल्ली गया है नहीं अभी, या फिर हम इसको इस तरीके से नहीं कह रहे हैं कि वह दिल्ली गया। अगर वह दिल्ली गया तो ये आपका सामान्य भूत के अंतर्गत आ जाता, लेकिन इसमें कहा जा रहा है वह दिल्ली गया था, यानी बहुत पहले गया होगा, अभी नहीं, बहुत पहले की बात हो चुकी है, इसलिए यह वाक्य पूर्ण भूत के अंतर्गत आएगा। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, उसने श्याम को मारा था, राधा ने गीत गाया था। तो ऐसे वाक्यों को पढ़कर आपको ये पता चलता है कि ये जो क्रियाएं हैं इन वाक्यों में वो बहुत पहले हो चुकी हैं, बहुत पहले संपन्न हो चुकी हैं। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो पूर्ण भूत के अंतर्गत आते हैं। और इन सभी वाक्यों में आप ध्यान देंगे तो इन वाक्यों में था जरूर लगा होता है। तो जिस भूतकाल के वाक्य में था लगा होगा वो पूर्ण भूत के अंतर्गत आते हैं। अब अगला जो भेद है वो है अपूर्ण भूत। अभी हमने पढ़ा था पूर्ण भूत यानी क्रिया को संपन्न हुए बहुत पहले की बात हो चुकी थी, लेकिन अब है अपूर्ण भूत, यानी ऐसी क्रियाएं जो भूत की तो है, यानी पास्ट में वो चीजें हो चुकी हैं, लेकिन अपूर्ण है, या फिर कह सकते हैं पूरी तरीके से वो काम अभी नहीं हुआ है। तो इसमें वो क्रियाएं आती हैं जिन क्रियाओं का भूतकाल में होना पाया जाए, लेकिन पूर्ण हुआ या नहीं ज्ञात हुआ ऐसा प्रतीत होता है, तो उन्हें कहते हैं अपूर्ण भूत। अगर हम साधारण अर्थों में समझें तो इसमें वो वाक्य आते हैं जिसको आप पढ़ते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैसे वाक्य आते हैं? जिसमें आपका रहा था, रही थी, रहे थे। अब जैसे इसके उदाहरण की बात करें, जैसे कि मोहन मैदान में घूम रहा था, वह हॉकी खेल रहा था, सुनील पढ़ रहा था, राहुल लिख रहा था, बच्चे खेल रहे थे, सुरेश गीत गा रहा था। तो ऐसे वाक्य आएंगे अपूर्ण भूत। तो आप देख सकते हैं इन वाक्यों में रहा था, रही थी, इस तरीके के शब्द आते हैं। अर्थात जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाले सेंटेंस होते हैं इंग्लिश में जब हम टेंस पढ़ते हैं तो वो अपूर्ण भूत में हिंदी में रखे जाते हैं। तो इससे भी आप ध्यान रख सकते हैं कि जहां रहा था, रही थे, इस तरीके के शब्द लगे होंगे तो उनको हमें करना है अपूर्ण भूत में। अब अगले भेद की बात करें तो अगला भेद है संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत में ऐसी क्रियाएं रखी जाती हैं जिनके होने का संशय हो, संदेह हो कि वो क्रियाएं भूतकाल में हुई भी हैं या नहीं हुई हैं। तो ऐसी क्रियाएं या ऐसी क्रियाओं वाले जो वाक्य होंगे वो आएंगे संदिग्ध भूत के अंतर्गत। आप कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में पूरा होने पर संदेह हो, डाउट हो या संशय हो, उन्हें हम रखते हैं संदिग्ध भूत के अंतर्गत। यही वो क्रियाएं संदिग्ध भूत के अंतर्गत रखी जाएंगी। अब इसके उदाहरण इस प्रकार से होंगे, जैसे कहा जाए सुनील हिसार गया होगा, वे क्रिकेट खेले होंगे, बस छूट गई होगी, उसने खाया होगा, ललिता चली गई होगी। अब यहाँ पर सुनील हिसार गया होगा ऐसा कहने से हमें बिल्कुल ये नहीं पता चल पा रहा है कि वो हिसार गया है। इसमें डाउट है कि वो हिसार गया भी है या नहीं गया है। अगर गया होगा तो वो काम पहले हो चुका होगा, भूतकाल का होगा, लेकिन संशय है कि वो गया भी है या नहीं गया है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आते हैं।
और यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो इन वाक्यों में गया होगा, खेला होगा, पिया होगा, सोई होगी, इस तरीके के वाक्य आते हैं। यानी इसमें होगा, होगी, होंगे ऐसे शब्द जरूर आते हैं। तो ऐसे अगर वाक्य में शब्द आ रहे हैं तो वो वाक्य आएंगे संदिग्ध भूत के अंतर्गत। अब अगले भेद को देखें तो अगला भेद है हेतु हेतु मद भूत। अब ये हेतु हेतु मद भूत कहने से बहुत लोगों को लगता है कि ये क्या है, किस प्रकार का वाक्य है, ये इसमें किस प्रकार के वाक्य आते हैं, क्योंकि ये शब्द बहुत सारे लोग होते हैं जो इस शब्द को कभी सुना नहीं होता है। तो हेतु हेतु मद भूत में इस प्रकार के वाक्य होते हैं जो कंडीशनल होते हैं या जिसमें शर्त लगी होती है, क्योंकि हेतु हेतु मद का मतलब ही होता है कंडीशन। तो ये वाक्य होते हैं कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। और कंडीशन कब की होगी? भूतकाल की। यानी दो सेंटेंस होंगे, उसमें एक सेंटेंस जो है वो आपका भूतकाल का होगा, दूसरे वाक्य में आपको कंडीशन दी गई होगी भूतकाल में क्रिया करने की। और ऐसे वाक्यों में दो उपवाक्य होते हैं। अब हेतु हेतु मद भूत को इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जिसमें क्रिया होने में कोई शर्त पाई जाए उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। यानी शर्त भूतकाल की होगी लेकिन शर्त वहां पर होगी, उस क्रिया के होने में शर्त का बोध हो रहा होगा। अब जैसे उदाहरण की बात करें तो मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती, यानी यहाँ पर कंडीशन लगी है कि अगर मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती ना, लेकिन मैं आगरा गई ही नहीं और ताजमहल देखा ही नहीं। और ऐसे वाक्यों में पास्ट टेंस में जो क्रियाएं होने वाली थी तो पहली क्रिया नहीं होती, इस वजह से दूसरी क्रिया भी नहीं होती है। सुरेश मेहनत करता तो सफल हो जाता, तो कंडीशन लगी है कि अगर वो मेहनत करता तो सफल हो जाता, लेकिन उसने पहला काम ही नहीं किया तो दूसरा काम भी नहीं हुआ। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि मैं आता तो वह चला जाता। इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं वो आते हैं हेतु हेतु मद भूत में। तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो दो सेंटेंस होते हैं ऐसे वाक्यों में, और ये दोनों सेंटेंस तो से जुड़े होते हैं। तो खाता, तो पीता, तो जाता, तो सोता, ऐसे वाक्य यहाँ पर दिए होते हैं। तो इस प्रकार के अगर वाक्य हैं किसी प्रश्न में तो आप इसको हेतु हेतु मद भूत के अंतर्गत रखेंगे। तो आज हम लोगों ने काल में भूतकाल के बारे में पढ़ा कि काल के अंतर्गत जो भूतकाल का एक प्रकार होता है उसके कौन कौन से भेद होते हैं और उन भेदों को हम किस प्रकार से पहचानेंगे और उसमें किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। यदि आप EMRS JSA की तैयारी ऑनलाइन करना चाहते हैं और iExamB के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। EMRS JSA का ऑनलाइन कोर्स iExamB के द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें जुड़ने से आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, 10,000 से अधिक प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, 150 से अधिक स्टडी मटेरियल्स PDF के रूप में मिलती हैं और बहुत सारे शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस होंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। 10 यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे, तो आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। इस कोर्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं 9205524028 या फिर हमें ईमेल लिख सकते हैं।